Hello student, my name is Janushin and today we are going to start the new topic of the chapter electrostatic potential and capacitance। और आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो टॉपिक पोलराइजेशन डेंसिटी के ऊपर आप बात करने वाले हैं आज। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करते हो। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं इसके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो आज आगे लेक्चर करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब, डाइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर जिसका यूज़ किया जाता है एक कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने से क्या होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई ये बात? किस लिए यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक का? डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में टाइप ऑफ इंसुलेटर जिसका यूज़ किया जाता है एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। और कैसे इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं आप उससे। ठीक है, फिर अपन ने किया इसकी टाइप्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर का मतलब क्या था? जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आप उसमें कोइंसाइड नहीं करते, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और जिनमें कोइंसाइड कर जाते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और वीडियो के लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन क्या होती है। तो पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करते हो आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको आप बोल देते हैं पोलराइजेशन। तो आज पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, तो वैसे सेम अपन ने करें, कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, स्टार्टिंग के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने इसके अंदर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अपन ने इंसर्ट किया, तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तो यहाँ पर क्या होगी, एक डायपोल मोमेंट सेटअप हो जाती है। ठीक है, डायपोल मोमेंट सेटअप होगी ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अंदर ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया, पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं नाम देता हूँ ईपी का, मतलब पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। ठीक है, डायपोल मोमेंट यहाँ पर सेट होगी। अब ये कितने डायपोल मोमेंट सेटअप होगी, कितने वॉल्यूम के अंदर, मतलब एक कैपेसिटर का वॉल्यूम भी होगा, उस कैपेसिटर के वॉल्यूम के अंदर कितनी डायपोल मोमेंट सेटअप होगी, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो क्या हुआ, पोलराइजेशन डेंसिटी इज अ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, डायपोल डेंसिटी क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डायपोल डेंसिटी, जिसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज सेम एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ ही होती है। जैसे ये देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ ही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैसे हुआ, तो इस तरफ मान लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, 100 लग रहा है। तो ये जो पोलराइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, ये बहुत कम बनता है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 20 बनी इस तरफ। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया, अब बोलोगे 100 इस तरफ, 20 इस तरफ, तो नेट कितना रह गया, 80 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हो जाता है, तो ये तो है बाद वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाय के। नेट कितना हो जाता है, के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपन ने रिलेशन किया था, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर याद हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने किया था, ई नॉट बाय ई इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। ये रिलेशन अपन ने किया था, एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई ये बात?
अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इसकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाते C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, अब प्रूव करते हैं कि ये जो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के कैसे आया और C इज इक्वल टू C नॉट बाई के कैसे आया। तो राइट कर लीजिए, कर लिया राइट, कर दो रेज, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर छोटी सी इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन का एक एक पॉइंट अच्छे से समझते जाना, ठीक है। तो अपन एक कैपेसिटर कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर अ कैपेसिटर, ठीक है, जिसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसका है अभी मौके पे, अभी अपन ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया, उस टाइम कितना है? ई नॉट है, ठीक है। अच्छा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है इस टाइम बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर उस टाइम मान लेते हैं अपन कितनी है? C नॉट है, ठीक है। ये जो प्लेट लगी हुई हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनकी, वो मान लेते हैं सिग्मा नॉट है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस टाइम ई नॉट वो किसके इक्वल होता है? हाँ जी, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 1 इसको अभी बोल देते हैं। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो अपने को पता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट सेटअप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट कितनी सेटअप होगी उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं डायपोल मूवमेंट कितनी सेटअप होती है, ठीक है। नाउ डायपोल मूवमेंट को सेटअप करने के लिए P अपने को पोलराइजेशन डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, जो भी आप पहले करके आए हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मूवमेंट की अपने पास वैल्यू क्या होती है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब 2L क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो अब आप सपोज कर लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? D विड्थ है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Q, इसके ऊपर चार्ज कितना है? कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सपोज कर लेते हैं Q है, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? Q इंटू L की जगह अब क्या लिखा जाएगा? D। अब नीचे क्या? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया इंटू हाइट क्या बन गई इसकी? विड्थ, दैट इज द हाइट, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? A इंटू डी। तो D से D क्या हो गया? कैंसल आउट। तो P वेक्टर की अपने पास वैल्यू क्या आ गई? Q बाय A, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे ही आप इसके अंदर क्या करवा दी, आपने पोलराइजेशन करवा दी, ठीक है। तो अब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P, मतलब पोलराइजेशन होने के बाद जो बनी है, ठीक है। सिग्मा P इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय A, क्योंकि चार्ज तो उतना ही है, एरिया भी उतना ही है कैपेसिटर का। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई? Q की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा P इंटू A, ठीक है। समझ में आ गया? अब Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो पोलराइजेशन डेंसिटी की अपने पास कंप्लीट वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ Q, द वैल्यू ऑफ Q, इसको इक्वेशन नंबर अपन बोल देते हैं सेकेंड, ठीक है, इन सेकेंड। तो अपने पास P इज इक्वल टू क्या आ गया? Q की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, सिग्मा P इंटू A अपॉन में क्या था? A है, तो A से A क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई? P वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा P, ठीक है। पोलराइजेशन भी निकाल दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, मैं थोड़ा इरेज करने लगा इसको। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, फिर अपन ने पोलराइजेशन करवा दी,
ठीक है। अब पोलराइजेशन करवाने के बाद अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया, तो देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कहते हैं कि E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, आप कहते हैं कि पहले था E नॉट था, अब क्या हो चुका है ई पी, अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आप क्या ले रहे हैं, इसको माइनस लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू अपने पास है बेटे। अच्छा, इस डेरिवेशन के ऊपर ध्यान देना, मैं बाद में फिर से इसी के ऊपर आने वाला हूँ वापस। ठीक है, इसको एक बार ड्राइव करूँगा, वापस मैं फिर इसी पे ही आऊँगा। ठीक है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या थी, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आपका क्या होगी, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना, वहीं पड़ा है फ्री स्पेस पे, किसी और मीडियम के अंदर तो लेके गए नहीं है कैपेसिटर को। तो E इज इक्वल टू अपने पास आ गया एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी, और सिग्मा पी की वैल्यू क्या अपने पास, पोलराइजेशन डेंसिटी, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा नॉट माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर बोल देते हैं कितना, इक्वेशन नंबर चलो 3 बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन ने निकाल दिया। ठीक है। अब P की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक चीज़ समझना, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन कब शुरू होती है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू देते हो वहाँ पर, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम होगा तो पोलराइजेशन भी कम होगी। सही बात है। अब पोलराइजेशन कम होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अंदर वो भी क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कम हो जाएगा। समझ गए। तो आप कहते हैं इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट जो है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज, देखो उस टाइम पोलराइजेशन जो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर पोलराइजेशन ही कम होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा वहाँ पर, कम ही रहेगा। ठीक है। तो इस केस में देखिए बेटे, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू एक लग जाता है एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई E, और साथ में लग गया अपने पास E। ठीक है। अब ये जाई E क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, वेयर जाई E इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया तो एक ही तो कांस्टेंट लगना चाहिए था, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को भी साथ में लगा दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को लगाने के पीछे रीज़न क्या है, अकेला अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते तो जाई E लग जाता, लेकिन क्या लगाया साथ में, एप्सिलॉन नॉट भी लगा दिया। एप्सिलॉन नॉट अब क्यों लगाया था, इसके पीछे रीज़न है कि जाई E को यूनिट लेस रखना पड़ता है। ठीक है, जाई E को यूनिट लेस बनाने के लिए ही एप्सिलॉन नॉट लगाया जाता है, और यहाँ पर इसका कोई और लॉजिक नहीं है। ठीक है। देखो यूनिट लेस कैसे, तो एक बार प्लीज़ इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको यही बात कि इसको यूनिट लेस कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो जाई E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जाई E हो जाएगा P, और ये सारा क्या आ जाएगा, P वेक्टर के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ठीक है। अच्छा, अब इनके ना मैंने क्या बोला, इसको यूनिट लेस बनाने के लिए, यूनिट लेस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखो कैसे, P क्या चीज़ है अपने पास, P है डायपोल पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आता था, डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बाय क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, Q का कितना हो गया, चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट कुलाम, 2L के लेंथ है तो कुलाम मीटर अपॉन में मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर क्यूब ऊपर जाए मतलब एक कम हो गया तो कुलाम
क्या बन गया, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये यूनिट बन गया इसका। तो P का यूनिट क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर इनवर्स या कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। हाँ जी, अब नीचे आगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला कहाँ से बनता है, आपने ड्राइव किया होगा ये वाला कूलम्स लॉ के अंदर आपने किया था। कूलम्स लॉ क्या था, फोर्स F इज इक्वल टू क्या थी, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये था। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, Q1 Q2 बाय 4 F R स्क्वायर, ये बन गई। अच्छा, Q1 Q2 का क्या होगा, कूलम इंटू कूलम बन गया कूलम स्क्वायर, और 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फोर्स का क्या होगा न्यूटन, और R स्क्वायर का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या बन गया यूनिट एप्सिलॉन नॉट का, कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर इनवर्स, समझ गए। और साथ में अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्या बन गया, इंटू न्यूटन कूलम इनवर्स, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया, कैंसल आउट, मीटर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, कैंसल आउट। अब ये कूलम नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कूलम स्क्वायर है, तो सारे कट गए। तो राइट E क्या बन गया बेटे, ये यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट रहा ही नहीं। अब इसी को यूनिट लेस बनाने के लिए ही तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया था, एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया गया था, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाते तो ये यूनिट लेस नहीं बनती। यूनिट लेस बनने का मतलब जो जाई E की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट वैल्यू है, 5, 10, 15 कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, समझ गए इस बात को। इसीलिए जाई E को यहाँ पर जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो जाई E को यूनिट लेस, डायमेंशन लेस बनाने के लिए ही साथ में एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया जाता है। तो ये लिख भी देते हैं यहाँ पर इस बात को, ठीक है, क्या, where epsilon naught is used for making xi E unitless, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा, अब इस P की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी थी, 3 थी, 4 थी, चलो मुझे ध्यान नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर 4th थी तो 5th लिख लेना, 3rd थी तो 4th है, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ना आप अपने रफ में साइड में लिख लेना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैंने क्यों लिखा है ये सारा, ठीक है। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 4, तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस P की वैल्यू क्या अपने पास, एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, जाई E और साथ में E, इसको जाई E भी बोल देते हैं या जेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपा क्या करते हैं, अपॉन में भी कुछ था अपने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आ गया, E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट जाए E इंटू E, ठीक है। इस टर्म को उठाते हैं, इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से ये, हाँ जी, तो देखिए E एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस का E एप्सिलॉन नॉट इंटू जाए E इज इक्वल टू क्या रह जाएगा उस तरफ, सिग्मा नॉट रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, E एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर यहाँ से क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा जाए E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 5। अच्छा, अब मैं वापस, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं वापस आऊँगा, यहीं पर वापस आऊँगा मैं, ठीक है। अब राइट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ बेटे इधर से, देखिए वापिस कहाँ आना है मुझे और क्या बनाना है मुझे, यहाँ पर मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी वैल्यू ई की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पर। तो मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो नाउ E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट माइनस ई पी वैक्टर, ठीक है। अच्छा, E इज इक्वल टू ई नॉट और ई पी को क्या था अपने पास, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था, ठीक है। अच्छा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा पी की वैल्यू क्या थी, पी वेक्टर भी थी। अच्छा, पी वेक्टर की आप यहाँ वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पोलराइजिंग डेंसिटी की अपने पास क्या वैल्यू थी, हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट जाई ई, और साथ में क्या था, ई नॉट, ठीक है। सॉरी, ई नॉट नहीं था, ई था, अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसल आउट। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट माइनस एप्सिलॉन ई सा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसको आप वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो E इस तरफ आएगा तो प्लस में जाए E, और E वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ गया, E कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, 1 प्लस जाए E इज इक्वल टू ई नॉट, और 1 प्लस जाए E इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट बाय ई आ गया। और ई नॉट बाय ई क्या था, इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, ई नॉट बाय ई किसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को, है ना। के इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट बाय ई था, है ना। तो 1 प्लस जाए ई की वैल्यू क्या आ गई, के, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये ना क्वेश्चन बड़े सिस्टमेटिक वे के अंदर आएगा, आपको किसी भी बीच में से स्टेप को उठा के पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेशन बताइए, तो आपको यहाँ से स्टेप उठाने पड़ेंगे, ये है ना, समझ में आई ये बात। और फिर से इसमें पूछ लेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन डेंसिटी, उसके बीच में रिलेशन निकाले, तो अपने को कहीं भी किसी भी स्टेप से क्वेश्चन निकाल सकता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना एक एक स्टेप का। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा तो बन गया के इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, ठीक है। अच्छा, सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो डेरिवेशन बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है ना, छोटी सी डेरिवेशन, क्यूट सी डेरिवेशन, ठीक है, आपकी तरह। फ्रॉम E इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ई एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा सॉरी, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, k इज इक्वल टू, ये आप बोल दें e बाय ई नॉट, या फिर आप बोल दें k इज इक्वल टू, जैसे मर्जी, k इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई, और नेट अपने को देखो यहाँ से इसको निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालनी है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय के, और अपने को यही प्रूव करना था। E इज इक्वल टू ये k अपॉन में जाएगा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। एक डेरिवेशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो मैंने कैसे कैसे किया, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बोला कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी निकाली, पी की वैल्यू निकाली, ठीक है। पी की वैल्यू निकालने के बाद पी की वैल्यू आई थी आपके पास सिग्मा पी, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट सिग्मा पी बाय
एप्सिलॉन नॉट और E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट P बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू निकाल दी। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोलराइजेशन कम होगी, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोलराइजेशन भी कम होगी। उस टाइम पे पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते थे तो एप्सिलॉन नॉट बाय E साथ में लग जाता था। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों लगा है, क्योंकि बाय E को क्या रखना था, यूनिटलेस बनाना था। वो भी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको कि वो कैसे यूनिटलेस बना। ठीक है, उस वैल्यू को अपन ने वापस यहाँ पुट कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट अपने पास ये बन गया। अब जैसे ही ये बना तो अपने को 1 प्लस जाए E की वैल्यू चाहिए थी। 1 प्लस जाए E की वैल्यू अपन ने इस वे के अंदर 1 प्लस जाए E की वैल्यू निकाल दी K, तो K को वापस यहाँ पुट करते ही तो अपने पास E की वैल्यू आ गई E नॉट बाय K। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, K टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा राइट कर लीजिए। फिर आते हैं कैपेसिटर के ऊपर, कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो K टाइम डिक्रीज हो गया और कैपेसिटेंस के ऊपर अब बात करें तो पहले कैपेसिटेंस अपन ने कितनी बोली थी, कैपेसिटेंस स्टार्टिंग के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट नहीं किया था उस टाइम कैपेसिटेंस कितनी थी, अपन ने बोला C नॉट, और C नॉट की वैल्यू कितनी होती है यहाँ लिख देना नाउ। कैपेसिटेंस पहले कितनी थी C नॉट, C नॉट की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस चेंज होगी, कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी A एप्सिलॉन बाय D, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही परमिटिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा क्योंकि उसकी भी कुछ परमिटिविटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, यहाँ पर 2 बोल दें, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो अपने पास क्या आ गया C बाय C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाय D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया C बाय C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन D, और ये ऊपर जाके D बाय A एप्सिलॉन नॉट बन गया, तो A से A, D से D कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अपने पास क्या रहेगा C बाय C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक, है ना। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, तो ये क्या बन गया C इज बाय C नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया K, और C इज इक्वल टू यहाँ से आप बोलें C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C नॉट इंटू K, ये इस तरफ जाएगा तो C नॉट इंटू K। तो आप बोल सकते हो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, K टाइम डिक्रीज हो गया, और कैपेसिटेंस क्या होगी उसकी, K टाइम इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी डेरिवेशन, क्यूट सी प्यारी सी, आपकी तरह मेरी तरह। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके बारे में कि डेरिवेशन कैसी थी। मेरी तरफ से तो बहुत प्यारी डेरिवेशन थी, थोड़ी लेंथी ज़रूर थी लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो यहीं से ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।